जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हम लोग मौर्य काल तक पढ़ चुके हैं। मौर्य काल में हम लोग अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अशोक के बारे में कुछ तथ्य हो गए थे। देखिए, अशोक जो शिलालेख थे, इनके कार्यकाल में, इनके शासनकाल में उन शिलालेखों की संख्या कितनी थी? शिलालेख कितने प्रकार के थे? कितने प्रकार के? 3 ना। देखिए, जो इनके अधिकांश जो शिलालेख थे, उन शिलालेखों में अधिकांश जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? ब्राह्मी और प्राकृत भाषा। कैसी भाषा थी? ब्राह्मी और प्राकृत भाषा। और ये पहला ऐसा शासक था जो अभिलेखों के माध्यम से संवाद करता था। अब संवाद का मतलब यहाँ डायरेक्ट बातचीत से नहीं हुआ। संवाद का मतलब यहाँ हुआ अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता था। जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता था उसे क्या कहते थे? मतलब जो अशोक है, अभिलेखों में जो लिखा देता था, तो उसी को हम कहते हैं, ये पहला ऐसा शासक था जो अभिलेख के माध्यम से क्या कहता था? संवाद करता था। इसे ही, जो अभिलेखों के माध्यम से संवाद करता था, इसे ही ब्लूप्रिंट ऑफ मीडिया भी कहा गया, जब ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया भी कहा गया। ये बात समझ में आई कि ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अर्थात जो अशोक था, अपनी बात अभिलेखों में जो लिखवाता था, तो उन अभिलेखों में लिखवाने की वजह से जो वहां की प्रजा होती थी, जो वहां के लोग रहते थे, उनको पढ़ते थे, तो जाहिर सी बात कि वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम अभिलेख था, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया कहा गया। और हमने बताया कि इसके जितने भी अभिलेख थे उसमें से मुख्यतः जो भाषाओं का प्रयोग किया, किन भाषाओं का प्रयोग किया? ब्राह्मी और प्राकृत। तो पहला पॉइंट राइट करिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी भाषा में थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी एवं प्राकृत भाषा में थे। ये है अभिलेखों के माध्यम से, ये अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाता था, अपनी बात पहुंचाता था। इसी वजह से इसके शासनकाल को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया के नाम से, इसीलिए इसके शासनकाल को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हो गया। देखिए, अशोक की कितनी पत्नियां थी? अशोक की कितनी पत्नियां थी? देखिए, जो उल्लेख है इतिहासों में 5 पत्नियों का उल्लेख मिला है, लेकिन उसमें से जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो किस पत्नी का पड़ा है? कारवकी का। किसका? कारवकी। अर्थात अशोक की 5 पत्नियां थी, लेकिन उन 5 में जो सर्वाधिक प्रभाव इसके जीवन में पड़ा वो किसका पड़ा? कारवकी। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि सर्वाधिक प्यार किससे करता था? कारवकी से। और कारवकी के कहने से ही इसने युद्ध को छोड़ा था। पहले ये क्या करता था? हिंसा करता था ना, मारपीट पर यकीन करता था। लेकिन उसके बाद ये हमने बताया था कि जब कलिंग का युद्ध होता है तो उसके बाद ये युद्ध कभी ना युद्ध करने का निर्णय लेता है। तो उसके पीछे किसका हाथ रहता है? कारवकी। तो राइट कर लीजिए, अशोक की 5 पत्नियां थी। अशोक की 5 पत्नियां थी।
किंतु किंतु सर्वाधिक प्रभाव कारवकी का पड़ा और इसी के कहने पर अशोक ने युद्ध त्याग दिया। अच्छा, जो ये ब्राह्मी और प्राकृत भाषा का प्रयोग करता है, तो ये तो भाषा है, लेकिन हर एक भाषा की अपनी क्या होती है, लिपि होती है ना। तो इसने या इसके शासनकाल में सर्वाधिक या किन लिपियों का प्रचलन था? ब्राह्मी लिपि। और देखिए, तीन लिपियों का मुख्यतः उल्लेख मिलता है। एक और लिपि है, लेकिन उसका उल्लेख कुछ इतिहासकार नहीं बताते। कौन कौन सी लिपि? अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। तो राइट कर लीजिए, इसके शासनकाल में तीन लिपियां प्रचलन में थी। जो लिखने की विधि होती है नॉर्मल शब्दों में समझने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि ना। अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। अच्छा, अशोक के जो अभिलेख थे, अब जाहिर सी बात है कि अभिलेख इसके तीन प्रकार के हैं। यहां तक समझ में आया? अर्थात जो ये ब्राह्मी और प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था, तो हर एक भाषा की लिखने की अपनी एक विधि होती है ना। जो भाषा को लिखने की विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो तीन प्रकार की लिपियों, कहीं कहीं क्या हुआ है, एक ग्रीक लिपि भी उल्लेख में मिलता है। तो जानकारी के लिए राइट कर लीजिए, लेकिन इसका इतिहासकार ज्यादा जिक्र नहीं किए हैं ना। कहीं कहीं ग्रीक लिपि भी देखने को मिलता है। देखिए, हमने बताया कि इसके जो अभिलेख है ना, इसके अभिलेख कितने प्रकार के थे? कौन कौन से? इसके अभिलेख तीन भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। देखिए, गुहा का मतलब क्या होता है? गुफा। गुहा का मतलब क्या होता है? गुफा। जैसे हम लोग पढ़े होंगे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं ना। देखिए, होता क्या था उस समय, अगर किसी गुफा में कोई चित्र, कोई भाषा अगर अंकित कराई जाती थी ना, मान लीजिए कोई एक गुफा है, उस गुफा के अंदर कोई कलाकृतियां उभार दी गई पत्थरों में ना, पत्थरों में उभार दी गई, लिख दिया गया, तो वो कौन सी लिप का, सॉरी, कौन सा लेख कहलाता था? गुहा लेख। लेकिन देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है? जो शिलालेख है ना, इसका आकार बड़ा होता था, इसका आकार बड़ा होता था, और इसकी अपेक्षा ये पत्थर का एक छोटा टुकड़ा होता था, इसका आकार छोटा होता था। बाकी और कोई अंतर समझने को हम लोगों को ज्यादा जानकारी करना यहाँ पर वो नहीं। ठीक, शिलालेख का मतलब समझ सकते हो कि इसका आकार बड़ा होता था। शिलालेख की अपेक्षा स्तंभ लेख, इसका आकार छोटा होता था और ये पत्थर का एक टुकड़ा होता था। और गुहा लेख हमने बताया कि जो गुफाओं में जो आकृतियां या जो फिर अक्षर दर्शा दे जाते थे, वो क्या कहलाते थे? गुहा लेख। तो राइट कर लीजिए इसको, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। अभिलेख, इसके अभिलेख हम तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख।
देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि जो इसके अभिलेख थे ना, अभिलेखों में कुछ ना कुछ लिखाता था ना। देखिए इसके जो समस्त अभिलेख थे, जो इसके समस्त अभिलेख थे वो कैसे थे? प्रशासनिक। कैसे अभिलेख थे? प्रशासनिक। लेकिन एक ऐसा अभिलेख था, कौन सा अभिलेख? रुम्मनदेही का अभिलेख। और रुम्मनदेही का अभिलेख कहां था? नेपाल। इसके ध्यान से समझिएगा, इसके जो समस्त अभिलेख थे, उन अभिलेखों का जो विषय होता था, जो सार होता था, जो बात होती थी, वो किस आधार किस पर थी? प्रशासनिक। अर्थात अधिकतर अभिलेखों में इसने प्रशासन के बारे में बताया था, लेकिन एकमात्र ऐसा अभिलेख था रुम्मनदेही का अभिलेख। कौन सा? रुम्मनदेही का अभिलेख। ये प्रशासनिक ना होकर कैसा था? आर्थिक था। कैसा था? आर्थिक था। अर्थात समस्त अभिलेखों में अधिकतर जो इसके अभिलेख थे वो सारे प्रशासन के बारे में बताते थे, लेकिन रुम्मनदेही जो कि कहाँ है, रुम्मनदेही अभिलेख कहाँ पाया गया? नेपाल में। तो इसका विषय वस्तु क्या होता था? आर्थिक था, अर्थात रुपये पैसे से संबंधित था। तो राइट कर लीजिए, इसके इसके समस्त अभिलेख, इसके समस्त अभिलेख प्रशासनिक थे, प्रशासनिक थे, प्रशासनिक थे। किंतु किंतु रुम्मनदेही अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख ब्रैकेट में राइट कर लीजिएगा, नेपाल, नेपाल का विषय, का विषय आर्थिक था। कैसा था? आर्थिक। और सुनिए एक चीज यहीं पर और राइट कर लीजिए, जो रुम्मनदेही का अभिलेख है ना, इसके समस्त अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या राइट करेंगे कि रुम्मनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख। इसके जो अभिलेख हैं समस्त अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख। हो गया? ठीक। रुम्मनदेही अभिलेख इसके समस्त अभिलेखों में। अच्छा, कलिंग का वर्णन किसमें इसकी मिलता है? 13वीं में ना। देखो अगला क्वेश्चन आता है कि जो इसने 3 लिपियों का प्रयोग किया, तो जब कोई भी लिपि है उसको लिखा जाएगा तो कोई ना कोई पढ़ेगा ना। तो सबसे पहले इसके अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास किसने किया था? और किसने पढ़ा था? जोसेफ। अच्छा, कहीं कहीं पैंथेलिन लिखा रहता है और कहीं कहीं पैंथेलिन लिखा रहता है। इसने प्रयास किया था ना, पैंथेलिन। अर्थात इसने प्रयास किया था लेकिन ये विफल रहा था पढ़ने में ना। और सफलतापूर्वक किसने पढ़ा था ये बताइए? इन्होंने सफलता, अरे नाम में, हर किताब में नाम में इधर उधर मिस प्रिंट है, तो वहां पर ऑप्शन एक ही आएगा, वर्तनी तो है नहीं ना। इन्होंने प्रयास किया था लेकिन ये सफल नहीं हुए थे। इन्होंने सफलतापूर्वक उसको पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी। तो राइट कर लीजिए, अशोक के अभिलेखों, अशोक के अभिलेखों को, और इसी का नाम कहीं कहीं क्या मिलता है? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास, पढ़ने का प्रयास टी टी पैंथेलिन ने किया। टी पैंथेलिन ने किया।
किंतु किंतु सफलतापूर्वक प्रिंसेप ने पढ़ा था। किंतु सफलतापूर्वक प्रिंसेप ने पढ़ा था। हो गया। अगली हेडिंग डालिए, अशोक के अभिलेख। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमनदेही का जो सार है वो कैसा था? आर्थिक। कहां पर है? नेपाल में ना। हमने बताया कि अभिलेख को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख ना। तो जो अशोक का जो पहला शिलालेख था या जो पहला अभिलेख था उसमें किन बातों को बताया गया था? देखिए, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया ना, अर्थात हिंसा ना करो। जब हिंसा ना करो तो उस समय हमने बताया था कि जानवरों की बलि दी जाती थी ना। तो दूसरे शब्दों में यह भी समझ सकते हो कि पशु बल की निंदा की गई। सोचिए, आज के भी समय में हमारे ग्रामीणांचल में कुछ क्षेत्रों में, कुछ संप्रदायों में, कुछ जातियों में आज भी बलि दी जाती जानवरों की। तो सोचो कि आज के 2000, 2500, 3000 वर्ष पहले कैसा रहा होगा। उस समय इसकी निंदा की गई थी, लेकिन आज भी लोगों में, समाज में, हमारे कुछ क्षेत्रों में आज भी ये व्याप्त है। तो राइट कर लीजिए प्रथम शिलालेख। देखिए, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगाई गई है, और पशु बलि पर रोक लगाई गई है। पशु बल पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। अगला डालिए, द्वितीय शिलालेख। द्वितीय शिलालेख, द्वितीय शिलालेख में क्या बताया गया? और कुछ? देखिए, जो द्वितीय शिलालेख है, द्वितीय शिलालेख को नॉर्मल शब्दों में समझ सकते हो। इसमें मानव के साथ साथ ना जो जानवर थे, जानवरों की चिकित्सा के बारे में भी बताया गया, अर्थात मानव के साथ साथ पशु की चिकित्सा ना, मानव के साथ साथ पशु की चिकित्सा। राइट कर लीजिए, मानव के साथ साथ पशु की चिकित्सा की चर्चा है। हो गया। देखिए, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस देश का है? देश की बात हो रही, अमेरिका, भारत है ना। और भारत में भी राज्यों की बात करें तो यूपी है ना। लेकिन जो हमारे गुणवत्ता होते हैं, जो दूध के मानक होते हैं, उन मानकों पर हमारे देश का दूध खरा नहीं है। खरा मतलब, हाँ, वो उस कसौटी तक उसके जो मापक हैं, जो मानदंड है, वो पूरे नहीं करते हैं। उसका प्रमुख कारण है हम लोगों के जो जानवर हैं वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, और उन चीजों का हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो जो मानक हैं वो मानक सही नहीं पाए गए हैं।
ना। अगला राइट करिए, 8वां शिलालेख। 8वां शिलालेख। 8वां शिलालेख लिखिए। इसमें 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 यात्राओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? यात्राओं का वर्णन, अर्थात अशोक ने जो यात्राएं की थी उन यात्राओं का भी वर्णन इसमें। किस शिलालेख में? 8वें में। पहले में क्या था? अहिंसा पर बल, मतलब अहिंसा जो था, जो हिंसा करते थे उसको बताया गया कि हिंसा ना करो, और जब हिंसा नहीं करोगे तो जो जानवर होते हैं उनकी बलि की निंदा की गई थी ना। दूसरा क्या था? मानव के साथ साथ पशु की चिकित्सा पर भी ध्यान देने की बात कही गई थी ना। 8वां क्या था? यात्राओं का वर्णन। अगला डालिए 9वां शिलालेख। इसमें इनकी निजी जानकारी। निजी जानकारी मतलब जैसे आप लोग मोबाइल में पासवर्ड डाल देते हैं, तो पासवर्ड में कहाँ कहाँ रखा था? पासवर्ड वाले ऐप्स में हाँ क्या क्या रखा जाता? देखिए, व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा उसका मोबाइल ही समझ सकता है ना। ठीक। हाँ भैया। अरे कुछ लोग अपन वगैरह खातिर लगाओ थे राहत, कुछ नहीं इनकी लोग समझे कि नहीं हमारे पास कुछ समझ में बात आई कि नहीं समझ में आई? ठीक। देखिए, इसमें निजी जानकारी, निजी जानकारी का मतलब ये समझ सकते हो कि उनके जन्म से संबंधित, उनके बीमारी से संबंधित, उनके विवाह से संबंधित ना। ब्रैकेट में राइट कर लेना। ब्रैकेट में क्या राइट करना है? जन्म से संबंधित, बीमारी से संबंधित, विवाह से संबंधित। अब आगे समझ लोग सब लोग समझते हो कि निजी जानकारी का मतलब क्या होता है। अब बीमार हुई हो तो तुम्हारा निजी व्यक्तिगत हुआ है ना। वो लोग वहां केवल जाते हो 10 मिनट तक अस्पताल में, उनके जो कोई हाव भाव रहा थे, थोड़ा दुख रहा थे, वही के बाद उनके हाव भाव भूल जा तुमका। सेब खुद नहीं है, खुद काट के खुद खाए लगी। और जब तक वहां डॉक्टर या नर्स आकर परिचारिका बोलेगी नहीं कि आवाज ना करो या बाहर यहाँ एक लोग रहो बाकी सब बाहर जाओ, तब तक वहीं अगर उनका बस चले तो अंदर लूडो और ताशे खेलने लगे ना। ठीक। अगले डालो 11वां अभिलेख। बरामा डालो, सॉरी गिरामा नहीं, बरामा। देखिए, इसमें इसमें स्त्रियों के सुधार की बात कही गई है। इसमें स्त्रियों के सुधार की बात कही गई है। हो गया। अगला राइट करिए 13वां अभिलेख। 13वां 13वां का तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पहले ही पढ़ चुके हैं ना। 13वें में क्या था? कब हुआ था? हाँ, जो 13वां अभिलेख ना, इसमें दो बातें हैं। एक तो 261 बीसी में जो क्या हुआ था, कलिंग आक्रमण हुआ था ना, इसके बारे में बताया गया है। और दूसरी चीज क्या है, इसके जो निकटवर्ती क्षेत्र थे ना, निकटवर्ती क्षेत्रों में जो राजा होते थे, जो शासन प्रशासन करते थे, निकटवर्ती राजाओं के बारे में भी वर्णन है ना। तो 2 पॉइंट राइट कर लीजिए कि कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध के बारे में लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। हो गया। अगली लाइन से राइट करिए। अगला पॉइंट लिखिए, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख की प्रेरणा की प्रेरणा इराक के राजा इराक के राजा डेरियस इराक के राजा डेरियस
या दाएं बाहु से मिली। था जो अशोक ने शिलालेख और अभिलेख लिखाया, तो जो विश्व के इतिहासकार हैं उन्होंने बताया कि जो अशोक के अभिलेख हैं, इन्होंने ही जो राजा डेरियस थे या दाएं बाहु थे, इनके कॉपी पेस्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार या भारतीय इतिहासकार बताए कि जो इनके अभिलेख थे और इनके अभिलेखों में काफी अंतर देखने को मिला था। तो आज यहीं तक कैसे लगी क्लास, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।